गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम लोग बहुत ही बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे और क्योंकि ये पूरी इकोनॉमेट्रिक्स जो कि है इस पे ही बेस्ड है, इस रिग्रेशन एनालिसिस पे ही, और यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमें इसे बेसिक से समझना पड़ेगा। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि रिग्रेशन होता क्या है, इसका इकोनॉमेट्रिक्स में क्या यूज़ है, ये क्या है, ये एक टूल है और ये किस तरीके के रिलेशंस वेरिएबल के बीच में बताता है, कौन से वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, क्या होता है, किस तरीके से ये वेरिएबल्स को रिग्रेस करता है, ये सब हम लोग बेसिक से पूरा जानेंगे इस वीडियो में। तो हम लोग रिग्रेशन के बारे में सबसे पहले तो हमें रिग्रेशन टर्म के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि रिग्रेशन है क्या। रिग्रेशन, इस टर्म को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था फ्रांसिस गेल्टन ने। ये एक बहुत ही मेन टूल है इकोनॉमेट्रिक्स का, जिसके थ्रू डेटा को एनालाइज किया जाता है या फिर एस्टिमेट किया जाता है या क्वांटिफाई किया जाता है। इसको फ्रांसिस गेल्टन ने इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, रिग्रेशन करता क्या है, ये कौन सा एनालिसिस करता है, कैसे करता है। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये किन वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन बताता है, ये क्या स्टडी करता है। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, इनके बीच में ये रिलेशन बताता है। जैसे कि ये एक वेरिएबल कैसे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे चेंज हो रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के चेंज होने पे, ये उस चेंज को बताता है सबसे पहले। अब लेकिन क्योंकि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में ये बताता है, लेकिन हमें सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते क्या हैं। इसको जानने के लिए हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक कोई स्टूडेंट है, उसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा है और उसकी हाइट आप जब देखते हैं तो आपको लगता है कि इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है, तो निश्चित ये बिल्कुल डेफिनेटली बात है कि इसके पेरेंट्स की हाइट भी बहुत ज़्यादा होगी। ये जेनेटिक है, इसी वजह से जेनेटिक होने का मतलब कि इसकी पेरेंट्स की हाइट पे ही इसकी हाइट डिपेंड कर रही है, इसीलिए क्योंकि इसकी फैमिली में सबकी हाइट बड़ी है तो इसकी भी हाइट बड़ी है इसी वजह से। लेकिन क्या सिर्फ यही कह देना कि इसकी फैमिली की में सबकी हाइट बड़ी है, ये जेनेटिक है, जेनेटिक की वजह से ऐसा है, इसलिए इसकी हाइट बड़ी है, क्या यही कहना पर्याप्त है या सफिशिएंट है? क्या इस बेसिस पे खाली एक फैक्टर को देखने से हम लोग ये कह सकते हैं कि क्या इसकी हाइट सिर्फ इस पे ही निर्भर कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जो कि किसी की भी एक पर्टिकुलर पर्सन की हाइट को अफेक्ट करते हैं, और उन सभी फैक्टर्स को जानने की, निश्चित ही सारे फैक्टर्स ना ही जाने जा सकते हैं ना ही एस्टिमेट किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ फैक्टर्स का अनुमान तो निश्चित ही लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चे की हाइट अफेक्ट कर रहे हैं। ये बात तो पूरी तरीके से सही है कि एक फैक्टर ये है कि पेरेंट्स के ऊपर बच्चे की हाइट डिपेंड करती है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि एक तो ये फैक्टर कांस्टेंट है कि हो ना हो बच्चे की हाइट पेरेंट्स की हाइट के इर्द गिर्द ही रहती है, मतलब थोड़ी ऊपर नीचे ही लगभग उतनी ही रहती है। ये बिल्कुल सच बात है कि थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आएगा। लेकिन और कौन से फैक्टर्स हैं? और भी तो दूसरे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करेंगे, जैसे कि हो सकता हो कि वो बच्चा कोई स्ट्रेंथ या फिजिकल एक्टिविटीज़ या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, वो वर्कआउट करता हो, वो साइकिलिंग करता हो, वो स्विमिंग करता हो, या फिर जिम में जाता हो वर्कआउट करने के लिए अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए, या फिर वो डॉक्टर के बताए हुए किसी टॉनिक को यूज़ करता हो, लेता हो अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए, या फिर उस बच्चे की डाइट कैसी है, इस पे भी निर्भर करता है ये चीज़ कि उस बच्चे की हाइट कैसी है। और और भी जो फैक्टर्स हैं, जैसे अदर फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें कि हाँ, एक जब बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, या फिर जब मदर की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो मदर हैं उनका एटमॉस्फेयर कैसा रहा है, कि वो स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर में रही हैं या बहुत हैप्पी एटमॉस्फेयर में रही हैं, या फिर
कह सकते हैं कि उनकी डाइट की हेल्दी डाइट मिल रही है उन्हें कि नहीं, या हेल्दी डाइट उनकी है या फिर नहीं है, न्यूट्रिशियस डाइट जिसको कहते हैं। ये सब भी फैक्टर बहुत ही अफेक्ट करते हैं जब बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ जब हो रही होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि ये फैक्टर्स भी बहुत अफेक्ट कर रहे हैं। ये अदर फैक्टर्स हैं, निश्चित ही ये अदर फैक्टर्स हैं, लेकिन ये फैक्टर्स हैं, ये भले ही ना दिखें लेकिन ये फैक्टर्स भी हैं। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं, अब क्या इन सारे फैक्टर्स को क्वांटिफाई किया जा सकता है? निश्चित ही कुछ फैक्टर्स को किया जा सकता है, कुछ क्वालिटेटिव हैं, कुछ को नहीं किया जा सकता, लेकिन हैं सारे फैक्टर्स। अब बात यह है कि इसमें से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे जाना जाए। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने क्या लिया था। हमने स्टार्टिंग में स्टूडेंट की हाइट ली थी। स्टूडेंट की हाइट मतलब हमें स्टूडेंट की हाइट को एस्टिमेट अनुमान लगा रहे थे कि इसकी हाइट इसके पेरेंट्स पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर किसकी हाइट देखी जा रही है? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट की हाइट ही दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। ऐसा कोई फैक्टर जो कि दूसरे फैक्टर या वेरिएबल पे डिपेंड करे वो ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर जो बच्चे की हाइट है, यानी जिसको हम लोग वाई से इस मॉडल में देख रहे हैं, ये जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये देखिए यहाँ पर ये हमने स्टूडेंट की हाइट से इसको शो किया है। तो ये स्टूडेंट की हाइट हो गई, और स्टूडेंट की हाइट ही ये दिख रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड कर रही है स्टूडेंट की हाइट। अब हम लोग को क्या देखना है कि ये कौन कौन से, ये देखिए पेरेंट्स की हाइट जो कि x1i से कर रहे हैं, फिर x2i से हम लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, दूसरा वेरिएबल हो गया, ये दूसरा फैक्टर को ही वेरिएबल मानना होता है। x31 डाइट हो गई स्टूडेंट की, x41 टॉनिक कोई भी हाइट के लिए अगर वो ले रहा है डॉक्टर के बताए हुए, और ui क्या हो गए? अदर फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो कि ना कैलकुलेट किए जाए ना एस्टिमेट किए जा सकें, लेकिन वो बहुत ही माइन्यूट होते हैं, माइनर होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, लेकिन उनको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। नेग्लिजिबल तो हैं वो, लेकिन जब वो फैक्टर्स इकट्ठा होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स को। और ये डिपेंडेंट वेरिएबल ये जितने भी ये जैसे चेंज होंगे, इनके चेंज होने से ये इधर वाला अपने आप डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा। यानी कि ये कंट्रोल हो रहा है इन सभी के द्वारा, ये कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि अब ये चेंज होंगे तो ये भी चेंज होंगे। तो ये सब तो ये जितने हैं ये x1 x2 x3 x4 ये तो मेजर फैक्टर्स हो गए, बट जो माइनर फैक्टर्स हैं जिनको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन इनको नेग्लेक्ट भी नहीं किया जा सकता, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इन सारे फैक्टर्स को इकट्ठा एक ही टर्म में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं एरर टर्म, जिसको ui से डिनोट करते हैं रिग्रेशन में। तो ये जितने भी हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये जब चेंज होंगे, ये वेरिएबल्स क्या हैं? ये कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। और ये डिपेंडेंट है क्योंकि ये कंट्रोल हो रहा है उन लोगों के अकॉर्डिंग, इसलिए डिपेंडेंट है, ये उसके ऊपर निर्भर कर रहा है। इसलिए अब आपको रियल लाइफ एग्जांपल से रिग्रेशन समझ में आ रहा होगा कि कैसे वेरिएबल्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हम जानते हैं। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं रिग्रेशन के बारे में, और जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको डिपेंडेंट, आई होप आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट टर्म और वेरिएबल्स के बारे में पता चल चुका है। अब हम फिर से जानने की कोशिश करते हैं कि रिग्रेशन। अब देखें यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, इस लाइन को अगर हम लोग देखें, इस लाइन को देखें तो रिग्रेशन इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल, द डिपेंडेंट वेरिएबल, ऑन वन और मोर अदर वेरिएबल्स, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मतलब कि रिग्रेशन एनालिसिस किस चीज़ की स्टडी करता है? एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो जो कि निर्भर कर रहा हो अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे,
ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है रिग्रेशन का? इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि एस्टिमेट करना, प्रेडिक्ट करना, क्या, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे हमने एग्जांपल में देखा था हाइट को ही तो हम लोग प्रेडिक्ट या एस्टिमेट कर पाएंगे कि इसकी हाइट ऐसी इतनी क्यों है, इसकी मेन हाइट जो भी किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। तो हमें हाइट को ही तो करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एस्टिमेट या प्रेडिक्ट करेंगे क्या, मीन वैल्यू ऑफ द हाइट, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल की मीन वैल्यू को हमारा ऑब्जेक्टिव होता है रिग्रेशन एनालिसिस का प्रेडिक्ट करना। ठीक है, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द फिक्स्ड और नोन वेरिएबल्स नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वही एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा ही एक एक्सप्लेन यानी रिग्रेशन या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है एक्सप्लेन किया जा रहा है। और रिग्रेशन जो है सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पे करता है कि इसकी मतलब क्या, हम लोग कह सकते हैं कि जो एस्टिमेशन होगा वो करेक्ट होगा। रिग्रेशन डिपेंड करता है एक्यूरेसी पे। जितना ज़्यादा एक्यूरेट डेटा होगा उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट एस्टिमेशन होगा, अप्रोप्रिएट होगा। तो इसलिए डेटा का सही होना बहुत ज़रूरी है। जो भी डेटा सर्वे के थ्रू करा जाए या फिर किसी साइट के थ्रू किया जाए, इसलिए डेटा का एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। आई होप रिग्रेशन का मतलब सबको अब समझ आ चुका होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तरफ। अच्छा, इस बार कुछ चीज़ें इसमें और देख लेते हैं। इस मॉडल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे हमने x1, x2, x3, x4 UI बता दिया था कि UI एरर टर्म है। x1, x2, x3, x4 जो भी हैं ये सब हमारे स्लोप पैरामीटर्स हैं। ये x1, x2, x3, x4 जो है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अच्छा, अब ये अल्फ़ा और बीटा क्या है, ये क्वेश्चन होता है। अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा एक इंटरसेप्ट पैरामीटर है। ध्यान रखें, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना होके ये पैरामीटर है और इन्हीं पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हैं हम लोग। अल्फ़ा, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 ये सब पैरामीटर्स हैं। और अल्फ़ा क्या है? वो कांस्टेंट टर्म है। जैसे इंटरसेप्ट, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट। और बीटा क्या है? बीटा स्लोप पैरामीटर है। किसके? करस्पॉन्डिंग टू वेरिएबल x1, करस्पॉन्डिंग टू वेरिएबल x1, x2, x3, x4। बीटा 2 करस्पॉन्डिंग x2 के हैं, बीटा 3 x3 के हैं और बीटा 4 x4 के हैं। और UI क्या है? एरर टर्म, स्टोकेस्टिक एरर टर्म। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि क्या क्या एस्टिमेशन होता है इसमें। अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यूज़ है इन्हीं को ही हम लोग एस्टिमेट करते हैं। अब इसको कैसे करते हैं, इसके क्या प्रोसीजर है, ये हम लोग आगे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ और चीज़ें हम लोगों को जानने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि ये अल्फ़ा जो होता है ये क्यों, इसके साथ कोई वेरिएबल क्यों नहीं लगा हुआ है? क्यों नहीं लगा हुआ है? क्योंकि ये कांस्टेंट है। जैसे ये मान के चलें कि एक इतना तो होगा ही। जैसे किसी बच्चे की हाइट हम लोग ने करी थी, तो हम लोग कुछ फैक्टर्स को देखते हुए ये तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इसकी इतनी हाइट तो होगी ही। मतलब इस कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसको चेंज नहीं करना, मतलब इतनी तो होगी, बाकी और फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट हो वो अलग बात है। तो वो जो कांस्टेंट है कि इतनी ही तो होगी, इससे नीचे तो हो ही नहीं सकती, जीरो तो हो ही नहीं सकती किसी की हाइट, ऑब्वियस सी बात है, जीरो तो नहीं हो सकती। कुछ केसेस तो जीरो नहीं हो सकती। इसलिए अब हम इसको डायग्राम के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। जैसे इस डायग्राम को देखें तो इसमें आपको क्या लग रहा है, क्या ये जो लाइन जा रही है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये कहाँ से जा रही है? यहाँ से जा रही है। देखिए ये क्यों जा रही है? ये यहाँ से क्यों नहीं जा रही है? मतलब ये जीरो से क्यों नहीं जा रही है? ये ऐसे जीरो से क्यों नहीं गई? क्यों नहीं गई? सोचें। ये इसलिए नहीं गई क्योंकि इंटरसेप्ट जो है वो जीरो नहीं माने, हाइट जीरो नहीं है। हाइट कुछ तो होगी, जीरो तो हो ही नहीं सकती, हाइट कुछ तो हाइट होगी। इसलिए ये यहाँ से नहीं जा रही है, ये यहाँ से जा रही है। और ये यहाँ से जा रही है, इसका मतलब है कि इसका इंटरसेप्ट जो है वो जीरो नहीं है, यानी अल्फ़ा की कोई वैल्यू है।
और ये जो चीज़ होती है यही अल्फ़ा है। ये जो वैल्यू है, ये इतनी वैल्यू जो है ये यहाँ तक की यही अल्फ़ा है। और ये ढलान जो है, जो कि x1 x2 x3 की वैल्यूज़ चेंज होने की वजह से इधर साइड आ रही है, इसको बीटा कहते हैं। ये स्लोप पैरामीटर होता है। तो आई होप इंटरसेप्ट और स्लोप पता चल गया होगा। स्लोप क्या है? ये बीटा की वैल्यू जैसे जैसे डिक्लाइन होंगी बीटा की वैल्यूज़, वो वैसे वैसे ये स्लोप नीचे की तरफ आएगा। और बीटा को हम लोग रेट ऑफ चेंज, स्लोप को हम लोग क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज को भी डिटरमाइन करना, यानी कि एक्स की वैल्यू उसमें चेंज होने से वाई की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल कितना चेंज हो रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से। अब इंटरसेप्ट क्योंकि जीरो से नहीं हो रहा है, अगर जीरो से होता तो इंटरसेप्ट जीरो होता। अगर अल्फ़ा ओरिजिन से स्टार्ट होता तो जीरो होता, और जीरो तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि किसी की हाइट जीरो हो ही नहीं सकती, इसलिए ये ऊपर से स्टार्ट हुआ है। क्या कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें अल्फ़ा ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और जो उसमें होता है उसको आगे उस कंडीशन को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अभी। अब हम लोग इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं। दो तरीके के वेरिएबल्स यूज़ होते हैं रिग्रेशन एनालिसिस में। इसके भी सब पार्ट्स हैं, लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग दो तरीके के वेरिएबल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और जो तीसरा है वो तो स्टोकेस्टिक वेरिएबल है, यानी एरर टर्म, जिसमें सारे ही वेरिएबल्स जो नेग्लिजिबल होते हैं या जिनको एस्टिमेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि अफेक्ट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को, बहुत माइनर वेरिएबल्स जो होते हैं उनको इंक्लूड कर दिया जाता है। तो दो तरीके के वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को रिग्रेशन कहते हैं, एंडोजेनस वेरिएबल्स कहते हैं। इंडिपेंडेंट को रिग्रेशर्स कहते हैं, एक्सोजेनस वेरिएबल्स भी कहते हैं। और स्टोकेस्टिक वेरिएबल जैसे कि मैंने बताया, रैंडम, जो कि बहुत माइन्यूट नेग्लिजिबल फैक्टर्स जो कि अफेक्ट कर रहे हैं लेकिन उनको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, तो सारे फैक्टर्स को इकट्ठा एक ही वेरिएबल में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो अब हम जानते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। डिपेंडेंट वेरिएबल is controlled and explained by the independent variables, that is explanatory variables of a regression line is called dependent variable. A variable यानी कि एक वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि कंट्रोल हो रहा है, यानी कंट्रोल्ड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जो कि इनको हम लोग एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स भी कहते हैं, ऑफ अ रिग्रेशन लाइन इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी ऐसा वेरिएबल जो कि कंट्रोल हो रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के थ्रू, उसको कहते हैं हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, दिस मीन्स दैट एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स चेंज, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑल्सो चेंजेस विद द टाइम। इसका मतलब ये है कि जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल अपने आप चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस पर निर्भर कर रहा है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पर निर्भर कर रहा है। तो यानी कि हम जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3, उनको चेंज करेंगे तो अपने आप ही y1 y की जो वैल्यूज़ हैं, y वेरिएबल जो है डिपेंडेंट वाला, वो अपने आप चेंज हो जाएगा। अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज बाय इटसेल्फ। डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज बाय इटसेल्फ। ऐसे देखें इसे कि इसको लाइन को देखें, इस लाइन को देखें, डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज बाय इटसेल्फ until and unless there is no change in independent or explanatory variables। कह रहे हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल अपने आप से तो चेंज नहीं हो सकते जब तक कि इंडिपेंडेंट या फिर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स चेंज ना हो। इसके बाद वेरिएबल्स को क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल्स को क्या कहते हैं? इसको एक्सप्लेन्ड वेरिएबल्स कहते हैं, प्रेडिक्टेंट कहते हैं, रिग्रेशन कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं, एंडोजेनस कहते हैं, इसको आउटकम कहते हैं। क्यों आउटकम कहते हैं? क्योंकि कितना चेंज हो रहा है इंडिपेंडेंट में, ये फाइनल आउटकम डिपेंडेंट पे ही दिखाई देता है कि इंडिपेंडेंट जब चेंज हो चुके होते हैं तो ये कितना चेंज हुए, क्या इफेक्ट आया, वो डिपेंडेंट पे ही दिखाया देता है, इसलिए इसको आउटकम कहते हैं। कंट्रोल्ड वेरिएबल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडिपेंडेंट के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं, इसलिए कहते हैं इसको। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है इन रिग्रेशन एनालिसिस? इज एज्यूम टू बी स्टोकेस्टिक।
डिपेंडेंट वेरिएबल को स्टोकेस्टिक माना गया है। क्यों माना गया है, आगे की जब एजम्पशंस पढ़ेंगे और उसका प्रूफ करेंगे तब ये हम आपको बताएंगे कि इसको स्टोकेस्टिक क्यों कहते हैं। इसके लिए हमें डेरिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी इसको पूरा बताने में, और अभी हम इसको ओवरव्यू पूरा बता रहे हैं सारे वेरिएबल्स के बारे में। अभी सिर्फ आपको एक ओवरव्यू बताया जा रहा है बेसिक से, इसलिए नेक्स्ट और आगे की वीडियोस में हम इसे प्रूफ करेंगे कि इसको स्टोकेस्टिक क्यों कहा जाता है, क्यों इसको एज्यूम किया जाता है कि ये स्टोकेस्टिक है। डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा स्टोकेस्टिक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा दिमाग में रखें। स्टोकेस्टिक वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे चलते हैं स्टोकेस्टिक वेरिएबल्स, और ये हम लोग अभी आगे की वीडियोस में जानेंगे कैसे चलते हैं इनको, जब हम प्रूफ करेंगे डेरिवेशन के थ्रू। अब हम लोग आगे देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, द वेरिएबल्स दैट कंट्रोल और एक्सप्लेन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जैसे ऐसे वेरिएबल्स जो कि कंट्रोल कर रहे हो डिपेंडेंट वेरिएबल्स को और एक्सप्लेन कर रहे हो, उनको कहते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं इन रिग्रेशन एनालिसिस द वैल्यूज़ ऑफ दिस एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स आर नोन और फिक्स्ड। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग कोई डेटा कलेक्ट करेंगे तो जब हम लोग एनालिसिस करेंगे फैक्टर्स का, कोई भी फैक्टर्स को एज अ वेरिएबल मान के डेटा कलेक्ट करेंगे तो इनकी वैल्यूज़ हमें पता होंगी, नोन होंगी या फिर फिक्स होंगी। जो भी सैंपल लेंगे उसमें डेटा मिलेगा वो डेटा फिक्स होगा जो हम कलेक्ट करके लाए होंगे, या उनको फिक्स होगा या फिर हमें पता होगा। तो ये पॉइंट आई होप सबको समझ में आ गया हो। देयर कैन बी मोर देन वन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स इन अ रिग्रेशन लाइन। हमने आगे वाले एग्जाम्पल में देखा था, हाइट वाले एग्जाम्पल में, कि एक हाइट बच्चे की कितनी फैक्टर्स के थ्रू कंट्रोल हो रही थी, उसकी डाइट के थ्रू, उसके पेरेंट्स की हाइट के थ्रू, और इसकी जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या फिर जो भी वर्कआउट वो करता है अपनी हाइट के लिए, डॉक्टर की प्रिस्क्राइब टॉनिक जो भी वो लेता हो हाइट के लिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जितने फैक्टर्स होंगे उतने ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे। तो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं एक रिग्रेशन मॉडल में। अच्छा, इन वेरिएबल्स को और क्या क्या कहते हैं? दीज वेरिएबल्स आर ऑल्सो नोन एज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, प्रेडिक्टर, रिग्रेशर, स्टिमुलस, एक्सोजेनस, कोवेरिएट, कंट्रोल वेरिएबल। क्यों कहते हैं एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल? इन्हीं के द्वारा डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन हो रहा है कि उसकी हाइट किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, ये हमें इंडिपेंडेंट और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स ही बताएंगे, इसलिए इसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कहते हैं। प्रेडिक्टर कहते हैं, क्यों कहते हैं प्रेडिक्टर? क्योंकि ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो जो था डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू प्रेडिक्ट की जाती है और यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये फैक्टर्स ही बता रहे हैं कि वैल्यू में क्या चेंज आएगा, इसलिए इसको प्रेडिक्टर कहते हैं। रिग्रेशर कह रहे हैं क्योंकि डिपेंडेंट को रिग्रेजेंट कहते हैं। रिग्रेजेंट यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम बताएंगे, और किसके बेसिस पे बताएंगे? इंडिपेंडेंट वाले के बताएंगे। और तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होंगे? रिग्रेशर होंगे। रिग्रेशर वही जो वैल्यू बताए डिपेंडेंट यानी रिग्रेजेंट की। और स्टिमुलस कहते हैं, एक्सोजेनस वेरिएबल कहते हैं, कोवेरिएट कहते हैं, कंट्रोल वेरिएबल, यही वेरिएबल्स कंट्रोल करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को। ये नाम ध्यान रखें, नाम बदल के भी पूछा जा सकता है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों वेरिएबल्स के नाम याद रखें कि इनको किन किन नामों से जाना जाता है। अच्छा, जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल स्टोकेस्टिक वेरिएबल माना गया है, एज्यूम किया गया है रिग्रेशन एनालिसिस में, वैसे ही एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल रिग्रेशन एनालिसिस में क्या एज्यूम किया गया है कि ये नॉन स्टोकेस्टिक है। ये नॉन स्टोकेस्टिक है, ये स्टोकेस्टिक नहीं है, डिपेंडेंट स्टोकेस्टिक है। ऐसे याद रखें, डीएस मतलब डिपेंडेंट स्टोकेस्टिक, और एनडीएस मतलब इंडिपेंडेंट जो है वो नॉन स्टोकेस्टिक है। ठीक है, डिपेंडेंट स्टोकेस्टिक और नॉन स्टोकेस्टिक इंडिपेंडेंट, ये याद रखें। इसके बाद हम लोग स्टोकेस्टिक वेरिएबल के बारे में जानेंगे। स्टोकेस्टिक वेरिएबल जिसको हम लोग रैंडम वेरिएबल और एरर टर्म भी कहते हैं, इसके बारे में मैंने बताया था कि सारे जितने नेग्लिजिबल फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं बट उनको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, बहुत ही माइन्यूट हैं, उन सारे फैक्टर्स को
एज अ वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है एक सिंगल वेरिएबल में, जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग स्टोकेस्टिक रैंडम एरर टर्म वेरिएबल कहते हैं, उसी को स्टोकेस्टिक वेरिएबल कहा जाता है। अ रैंडम और स्टोकेस्टिक वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल दैट कैन टेक ऑन एनी सेट ऑफ वैल्यूज़, एनी सेट ऑफ वैल्यूज़ मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी वैल्यूज़ जो होल्ड करें, विथ अ गिवन प्रोबेबिलिटी मतलब आगे जब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, सारे एजम्पशंस इसी पे ही बेस्ड हैं रिग्रेशन के, जितने भी पूरा रिग्रेशन एनालिसिस जो है ये इस एरर टर्म पे ही बेस्ड है, सारे एजम्पशंस इसी पे बेस्ड है। एक एक एजम्पशंस को हम लोग जब प्रूफ करेंगे, फिर उनको रिलैक्स करेंगे, तब आप इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये कैसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को होल्ड करते हैं, और आगे चल के जो हम लोग बहुत बहुत तरीके के अभी वेरिएबल्स और मॉडल्स पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये कैसे प्रोबेबिलिटी होल्ड करते हैं, इनकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है। तो अ रैंडम वेरिएबल और स्टोकेस्टिक वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल दैट कैन टेक ऑन एनी सेट ऑफ वैल्यूज़ पॉजिटिव और नेगेटिव विथ अ गिवन प्रोबेबिलिटी। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ को ये होल्ड कर सकते हैं, एनी सेट ऑफ वैल्यूज़, एनी वेरिएबल, एनी माइनर वेरिएबल्स जो नेग्लिजिबल है, मेजर नहीं कह सकते। दिस वेरिएबल इंक्लूड्स ऑल माइक्रो एंड नेग्लिजिबल वेरिएबल्स। सी सेकेंड पॉइंट, ये पॉइंट देखें, ऑल वेरिएबल्स, ऑल द माइक्रो एंड नेग्लिजिबल वेरिएबल्स दैट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड इंडिविजुअली, जिनको इंडिविजुअली हम लोग नहीं एस्टिमेट कर सकते, नेग्लिजिबल है, माइन्यूट है, माइनर है, तो इनको क्या किया जा सकता है, बट टुगेदर दे आर अफेक्टिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, इकट्ठा होकर तो ये अफेक्ट करेंगे ना हाइट को, डिपेंडेंट वेरिएबल को जो हम लोग मानते थे, इसलिए इनको इकट्ठा इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है एक ही टर्म में, एरर टर्म में। तो ये वेरिएबल क्या, स्टोकेस्टिक वेरिएबल क्या इंक्लूड करता है, ऑल द माइक्रो एंड नेग्लिजिबल वेरिएबल दैट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड इंडिविजुअली बट टुगेदर दे आर अफेक्टिंग द रिग्रेशन और द डिपेंडेंट वेरिएबल इन अ रिग्रेशन एनालिसिस। होल रिग्रेशन एनालिसिस, जितनी भी पूरी रिग्रेशन एनालिसिस है, जितने भी आगे के मॉडल्स हैं, जितने भी A to Z बेसिक से लेके एडवांस जितने भी मॉडल्स हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जितने भी मॉडल्स हैं, उसमें जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो यही स्टोकेस्टिक वेरिएबल के बेसिस पे ये पूरा एनालिसिस किया जाता है। तो ये यही कर रहे हैं थर्ड पॉइंट में, होल रिग्रेशन एनालिसिस इन इकोनोमेट्रिक्स इज बेस्ड ऑन दिस स्टोकेस्टिक एरर टर्म। सारी पूरी इकोनोमेट्रिक सारे एजम्पशंस इसी वेरिएबल पे बने हैं, और जितने एजम्पशंस माने गए हैं OLS में जितने भी, सब इसी एरर टर्म पे बने हैं। अच्छा, जब वॉयलेट हो जाते हैं ये एजम्पशन, जो भी एरर टर्म के एजम्पशंस हैं वो जब वॉयलेट हो जाते हैं, तब क्या होता है, तब हम डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स, जिनको हम लोग ऑटो कोरिलेशन, हेट्रोसेजास्टिसिटी, मल्टी कोलिनिटी के नाम से जानते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। इन्हीं की वजह से एस्टिमेशन पे में एरर्स आती हैं। इसलिए हमें सबसे पहले एजम्पशंस को समझना जानना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद ही हम इन प्रॉब्लम्स को जान पाएंगे। इसलिए हम लोग अभी इनको और डिटेल में आगे की न्यू वीडियोस में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब आप लोगों को वेरिएबल्स जो कि इंट्रोड्यूस होते हैं एक रिग्रेशन लाइन में या मॉडल में, वो आपको ये चीज़ थोड़ी थोड़ी क्लियर हो गई होगी, आई होप थोड़ी थोड़ी तो क्लियर हो ही गई हो। एक बार दोबारा से अगर आप इस वीडियो को या नोट्स को पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये रिग्रेशन लाइन है, सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन है ये। इसमें हम लोग ने y डिपेंडेंट वेरिएबल, अल्फ़ा बीटा xi प्लस ui, लेफ़्ट साइड पे जो वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट होता है, राइट साइड पे जितने वेरिएबल होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, और अल्फ़ा बीटा जो होते हैं वो पैरामीटर्स होते हैं। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ui स्टोकेस्टिक वेरिएबल है, और yi डिपेंडेंट वेरिएबल है। ऐसे देखें, xi जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है,
वाई आई डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स आई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यू आई स्टोकेस्टिक वेरिएबल है, और अल्फा बीटा आर द इंटरसेप्ट एंड स्लोप पैरामीटर्स रिस्पेक्टिवली दैट आर टू बी एस्टिमेटेड। यही पैरामीटर्स एस्टिमेट करते हैं जिसकी वजह से हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को एस्टिमेट या प्रेडिक्ट कर पाते हैं। तो अब जैसे मैंने आपको पहले भी ये चीज़ दिखाई थी डायग्राम के थ्रू, एक बार लास्ट में फिर से देख लेते हैं इसको हम लोग। ये डायग्राम हमने पहले भी दिखाया था कि अल्फ़ा इंटरसेप्ट है और बीटा स्लोप को बताता है। जैसे जैसे बीटा की वैल्यू चेंज होगी, जैसे जैसे बीटा की वैल्यू चेंज होगी डिफरेंट वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग, वैसे वैसे ये स्लोप घटेगा या बढ़ेगा, डिक्लाइन होगा यानी डिमिनिशिंग होगा या तो इंक्रीजिंग होगा। और इंटरसेप्ट तो मैंने बताया ही था कि कुछ तो हाइट, जीरो तो हाइट हो ही नहीं सकती, जो एग्जाम्पल हम लोग लेके चल रहे थे हाइट वाला। तो इसलिए ये ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। कुछ केसेस होते हैं, कुछ मॉडल्स होते हैं जिसमें ये ओरिजिन होता है रिग्रेशन का। यहाँ पर ओरिजिन जो है ये जीरो से होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है। उन मॉडल्स को हम लोग रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन कहते हैं। उन मॉडल्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो कौन से मॉडल्स हैं जिसमें इंटरसेप्ट टर्म जीरो होता है। हालांकि सारे मॉडल्स में इंटरसेप्ट टर्म जीरो नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक मॉडल्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे। आई होप आप सभी को रिग्रेशन का बेसिक आज क्लियर हो गया होगा। और हम लोग ये जो रिग्रेशन जो है जिसमें इंटरसेप्ट टर्म जीरो होता है, वो ऐसा होता है, वो रिग्रेशन ऐसा होता है। इसको हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जब हम लोग इंटरसेप्ट जीरो कर देते हैं। आई हो आप सबको ये चीज़ समझ आ गई हो। और पूरा हम लोग इस पूरी प्लेलिस्ट में, इस चैनल पे हम लोग बेसिक इकोनोमेट्रिक्स पूरी एक एक डिटेल में एक एक टॉपिक को लेते हुए पूरी एडवांस इकोनोमेट्रिक्स को कवर करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें जिससे कि आपको इकोनोमेट्रिक्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और हर एक पॉइंट कवर हो सके। आई होप ये चीज़ सबको समझ में आ गई हो, रिग्रेशन क्या होता है बेसिक, जिससे कि आगे के एडवांस टॉपिक्स को हम जब कवर करें तो आपको कोई भी डाउट ना रहे। और आप इस वीडियो को अच्छे से एक बार फिर से देख लें या फिर समझ लें या नोट डाउन कर लें जितने भी पॉइंट्स हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो हैं आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।